जय हिंद प्रिय छात्रों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th का बायोलॉजी का पार्ट 5 यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा था, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो वो चल रहा था, जिसमें से आज जो है हम लोग पार्ट 5 जानेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 1 यानी कि 121 से लेकर 150 तक चलेंगे, यानी कि 150वें क्वेश्चन तक को हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121, कोशिका झिल्ली का यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का जो यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल दिया था उसका नाम है रॉबर्टसन। क्या नाम है? रॉबर्टसन ने दिया था कोशिका झिल्ली का यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति किस रचना से होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है उसकी रचना जो होती है किससे होती है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका से होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति की रचना होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 कि थाइलेकॉइड किस कोशिकांग में पाया जाता है? थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वह किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो वह पाई जाती है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, वर्णी लवकों में पाए जाने वाले वसा विलय केराटिनॉइड्स कौन कौन होते हैं? तो उसका आंसर जान लीजिए, केरोटीन, जेंथोफिल। ये जो होते हैं केरोटीन और जेंथोफिल होते हैं वर्णी लवक में पाए जाने वाले वसा विलय केराटिनॉइड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, दो कोशिकांग के नाम बताएं जिसमें केंद्रक के अलावा डीएनए भी पाया जाता है। तो वैसे कोशिकांग जिसमें जो केंद्रक के अलावा डीएनए भी पाया जाता है उस कोशिकाओं के नाम बताना है। तो उसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो है कोशिकांग के जो केंद्रक के अलावा डीएनए भी पाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 की पीली क्या है? तो पीली क्या है जानते हैं? ग्राम निगेटिव जीवाणु में पाए जाने वाले लंबत नलिकार रचना है। तो लंबत नलिकार रचना जो होती है जीवाणु में वो उसे हम लोग कहते हैं पीली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 की पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए कि पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ देख के आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, कार्बोहाइड्रेट की तकनीक भाषा दे यानी परिभाषा दे। तो वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक OH ग्रुप के साथ साथ एक CHO और या जो है CO ग्रुप अवश्य उपस्थित हो, तो वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये समझ गए हो कि CHO आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, CHO क्या है, CO क्या है, OH क्या है। तो ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक जो है OH का ग्रुप और एक जो है CHO और एक जो है CO का ग्रुप अवश्य उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 कि बृहत अणु क्या है? तो बृहत अणु क्या है? अनेक लघु अणुओं से मिलने से बने बड़े यौगिक को बृहत अणु का, यानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो एक बड़ा यौगिक बनता है उसी को हम लोग कहते हैं बृहत अणु। बृहत का मतलब ही होता है बड़ा, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि, ये सारा चीज़ क्या है? बृहत अणु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 कि जल एवं वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताए। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है BC, यानी कि विटामिन बी के साथ जितना कॉम्प्लेक्स आएंगे, विटामिन B1 B2 B7, ये सारा चीज़ उसमें जो होगा जल में घुलनशील, और उसके साथ विटामिन C भी। इसमें एक ट्रिक हम बनाते हैं कि जैसे बेकार चीज़ बी से बेकार, सी से चीज़, तो बेकार चीज़ जो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा अच्छी ढंग से कि बेकार चीज़ किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। दूसरी बात, हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जाते हैं। तो वसा के घुलनशील विटामिन जो होता है ADE तो इसको हम लोग ट्रिक बनाए थे कि एरेक जो होता है किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है, यानी कि ADE जो है विटामिन जो है तो वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 कि वह क्षार जो RNA में पाया जाता है परंतु DNA में नहीं पाया जाता, उसका नाम बताए। तो वैसा क्षार जो है RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता, उसका नाम है यूरेसिल। क्या नाम है उसका? यूरेसिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, डीएनए में पाए जाने वाले क्षार जोड़ों का नाम बताएं। तो चलते हैं जानते हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले क्षार जोड़ों का नाम क्या है।
डीएनए में पाए जाने वाले 4 जोड़ों का नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थायमिन। तो डीएनए में पाए जाने वाले 4 जोड़ों का नाम क्या हुआ? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133, डीएनए की रचना के बारे में किसने बताया? तो डीएनए की रचना के बारे में किसने बताया उसके बारे में जानते हैं। तो डीएनए की रचना के बारे में बताया था जेडी वाटसन एवं एफ.एच. क्रिक ने जो बताए थे डीएनए के संरचना के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 कि डीएनए किसका बहुलक होता है? तो याद रखिए डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए की एक जो कुंडली होती है उसकी लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रम यानी 34 एंगस्ट्रम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 कि कोशिका कुंड किसे कहते हैं? कोशिका का कुंड किसे कहा जाता है? इससे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताए थे कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो कोशिका कुंड किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाती है। कोशिका के इन्हीं अणुओं के संग्रह को कोशिका कुंड कहते हैं। तो अनेक कार्यों के लिए कोशिका का अलग अलग प्रकार का अणु पाए जाना जो है कोशिका को जो एक जगह किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका कुंड। तो देख लीजिए विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। कोशिका में इन्हीं अणुओं के संग्रह को यानी इकट्ठा को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कुंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 कि हरित लवक में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है? तो हरित लवक में पाए जाने वाले खनिज कहिए या तत्व कहिए, उसका नाम है यानी क्लोरोफिल के द्वारा आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम यानी Mg है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो जानते हैं इसका आंसर। तो पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल एवं नाइट्रोजन युक्त क्षार ये सारा पाया जाता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र की अवधि कितनी होती है? तो जानते हैं उस अवधि के बारे में कि कितनी होती है उसकी औसत अवधि। तो कोशिकाओं की एक औसत कोशिका चक्र जो है अवधि जो है 24 घंटे की होती है, जिसमें से कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। उसकी जो कोशिका अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन कितने देर में हो जाती है? तो 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 कि जीव द्रव में विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? कि जीव द्रव विभाजन और केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है उसके बारे में आंसर हम लोग जानते हैं। तो पूरी कोशिकाओं का बंटवारा को जीव द्रव विभाजन और सिर्फ केंद्रक के विभाजन को केंद्रक विभाजन करते हैं। यानी कि क्या हुआ? जीव द्रव किसे कहेंगे? जो पूरी कोशिकाओं के बंटवारे को विभाजन करेगा उसे हम जीव द्रव विभाजन करेंगे, और सिर्फ केंद्रक के विभाजन करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 कि कोशिका चक्र यानी जियो प्रशांत अवस्था, जियो का मतलब प्रशांत अवस्था क्या है? कोशिका चक्र का प्रशांत अवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, उसे कोशिका चक्र की प्रशांत अवस्था कहते हैं। यानी कि उससे जो निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र की प्रशांत अवस्था कहते हैं, जीओ अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 कि सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं? यानी कि सूत्री विभाजन जो होता है उसको हम लोग सम विभाजन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। जनक और संतति की कोशिका में क्या हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या इक्वल होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सम विभाजन भी कहते हैं। तो जान लीजिए कि सूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? सम विभाजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 कि कोशिका चक्र की उस अवस्था को बताएं जिनसे निम्न घटनाएं होती है। नीचे लिखा गया है कौन कौन सी घटनाएं, उन सभी घटनाओं के बारे में बताना है कि उस अवस्था को निम्न कौन सी घटनाएं घटित होती है। अगला देखते हैं कि पहला सबसे पहले कौन सी घटना है कि गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अवस्था कहते हैं मेटाफेज यानी मध्य अवस्था कहते हैं। दूसरा है कि गुणसूत्र बिंदु का टूटना व अर्ध
सूत्र का अलग होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाफेज कहलाता है, जो पश्चात अवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट कि समजात गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जाइगोटिन कहलाता है। अगला देखते हैं कि पॉइंट क्या है, समजात गुणसूत्रों के बीच विनियम क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पैकिटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्रों के बीच विनियम का होना जो क्या कहलाता है? पैकिटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 कि आसंजन पट्टिका अटैचमेंट क्या है? यानी कि आसंजन पट्टिका यानी अटैचमेंट प्लेट क्या है? तो जानते हैं इसके बारे में। तो प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन प्रावस्था में लंबे धागे के समान गुणसूत्र अपने दोनों सिरों के केंद्रीय आवरण के खास संरचना द्वारा जुड़ा होता है। इसे ही आसंजन पट्टिका कहते हैं। क्या होता है कि प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन प्रावस्था में लंबे धागे के समान गुणसूत्र अपने दोनों सिरों के केंद्रीय आवरण से खास संरचना द्वारा जुड़ा होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आसंजन पट्टिका कहते हैं, अटैचमेंट प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की विभिन्न अवस्थाओं का नाम बताएं। तो उन अवस्था का नाम है, हम लोग जानते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन। ये सारी अवस्था क्या है? उनकी प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। एक है डाइकिनेसिस। क्वेश्चन नंबर 146 कोशिका चक्र की दो अवस्थाओं का नाम बताएं। तो कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं, अंतरावस्था जिसको इंटरफेज कहते हैं, सूत्री विभाजन जिसको कहते हैं माइटोसिस कहते हैं, मायोटिक फेज कहते हैं। तो यह सूत्री विभाजन, अंतरावस्था जो कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 की क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के खंडों की अदला बदली ही क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली चार संतति कोशिकाएं कहाँ आकार में समान और कहाँ आकार में भिन्न होती है? जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है तो उसके बनने वाले चार संतति कोशिकाएं जो बनती है वह कहाँ पर इक्वल होते हैं और कहाँ पर जो है अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के साथ टेलोफेज सेकेंड के अंत में बनने वाले चार संतति कोशिकाएं साइज में समान और भिन्न दोनों हो सकता है। कब हो सकता है? तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के साथ टेलोफेज सेकेंड के अंत में बनने वाले चार संतति कोशिकाएं साइज में यानी आकार में समान और भिन्न दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन कहाँ होती है? अगुणित कीट और निम्न श्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन जो होती है अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होती है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो जानते हैं इसका आंसर। तो उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाओं जैसे नर व मादा युगों में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।